আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। रामनवमी के दिन रामेश्वरम और भारत की मुख्य भूमि को जोड़ने वाली पंबन पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जहाजों को रास्ता देने के लिए यह अत्याधुनिक पुल खुल जाएगा। जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र पर बना इस पुल का एक हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। ऐसी ही आधुनिक प्रणाली से युक्त नए पंबन पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 3 दिन की श्रीलंका यात्रा समाप्त करने के बाद रविवार को वह तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे। इससे पहले उन्होंने रामेश्वरम से मंडपम तक बने इस नए लंबे पुल का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे। भारतीय महासागर पर स्थित रामेश्वरम द्वीप से भारत की मुख्य भूमि तक पहुंचने में इस रेल पुल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। 1914 में ब्रिटिश सरकार ने पुराना पंबन पुल बनवाया था, लेकिन समुद्री तूफान और नम हवाओं की वजह से उस पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। साथ ही रेल संपर्क की बढ़ती जरूरत को देखते हुए एक बेहतर और आधुनिक पुल की आवश्यकता महसूस की गई। 2019 में केंद्र सरकार ने इस नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी। पुराने पंबन पुल के बगल में ही नए पुल का निर्माण शुरू हुआ। दूसरी ओर मोदी की यात्रा के तुरंत बाद श्रीलंका ने सद्भावना के तौर पर रविवार को वहां हिरासत में लिए गए 11 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। इन 11 लोगों पर आरोप था कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार कर श्रीलंका की सीमा में घुस आए थे। इससे पहले भारत में समुद्र पर बने किसी भी पुल में ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो जहाजों को रास्ता देने के लिए ऊपर उठ सके। इस लिहाज से देखें तो तकनीकी दृष्टि से नया पंबन पुल एक मिसाल बन गया है। 2.08 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने में करीब 550 करोड़ रुपए ये खर्च हुए हैं। यह पुल जंगरोधी धातु से बना है, जिससे समुद्र की नम जलवायु से भी इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा भविष्य में यदि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो पुल पर रेल की पटरियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए पहले से ही व्यवस्था रखी गई है। गौरतलब है कि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क और विभिन्न रेल परियोजनाओं को मिलाकर राज्य में लगभग 8300 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की शुरुआत भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा में मिश्रित संस्कृति और विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। किसी भी समस्या का समाधान चर्चा की मेज पर बैठकर ही किया जाता है। रविवार रामनवमी के अवसर पर राज्यवासियों को यह संदेश दिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। इस दिन आमतली के वैष्णव टीला में रामनवमी के कार्यक्रम में उपस्थित थे मुख्यमंत्री। राज्य में कभी कभी तनाव फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आम लोगों का सरकार पर विश्वास है, ऐसा भी कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। राज्य में फील गुड स्थिति है, ऐसा बताया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। মিশে আমরা একসাথে থাকি। এখানে জাতি জনজাতি একটা মিশ্র যে একটা সংস্কৃতি ভাষাভাষীর লোক এখানে আছে। কোনো জিনিস নিয়ে একটা সংসারেও যখন কোনো সমস্যা হয় সেখানে যদি আমরা বসে যারা গার্জিয়ানরা থাকি, গার্জিয়ানের উপস্থিতিতে যখন সমাধান হয় সেইভাবে আমরা কোনো সমস্যা থাকলে সেই সমাধান আমরা করব। আমরা রাউন্ড টেবিল কথা বলি, আমরা অনেক সময় রাউন্ড টেবিলে বসলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। আপনারা নিশ্চয়ই আমরা কথায় নয় কাজেও কিন্তু সেটা আমরা করেছি। বিভিন্ন জায়গায় যখন কোনো সমস্যা হয়েছে আপনারা দেখেছেন এরকম একটা অবস্থা হয়েছিল, অনেকে এর মধ্যে চেষ্টাও করেছিল যে কিছু একটা যে আরো উত্তেজনা বাড়ানো যায়, কিন্তু মানুষ আমাদের উপর আস্থা আছে, তো সেই আস্থার উপর ভিত্তি করেই আমরা কিন্তু সমাধানের পথে আমরা কাজ করি। आवंटित भूमि की बिक्री हेतु दी गई अनुमति आवेदन की जांच के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सब डिवीजन स्तर पर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इस समिति में मेडिकल ऑफिसर सहित सब डिवीजन प्रशासन के अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे।
जलाशय डायवर्शन और आवंटित भूमि की बिक्री तथा हस्तांतरण की अनुमति के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राजस्व विभाग की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक में इस निर्णय की घोषणा की गई। इस संदर्भ में आवंटित भूमि की बिक्री के लिए मांगी गई अनुमति के आवेदनों की जांच हेतु सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सब डिवीजन स्तर पर एक समिति गठित करने का आदेश दिया गया है। इस समिति में मेडिकल ऑफिसर सहित सब डिवीजन प्रशासन के अन्य अधिकारी होंगे। यह समिति प्रत्येक आवेदन की सत्यता और आवश्यकता की जांच एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से करेगी। बैठक में कुल 149 आवेदन पर विचार किया गया। इनमें जलाशयों के डायवर्जन की अनुमति हेतु 61 आवेदन और आवंटित भूमि की बिक्री हेतु 88 आवेदन थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जिला प्रशासन को भूमि राजस्व कानून और नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में संबंधित नियमों का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। जमीन के हस्तांतरण, नामांतरण, कृषि भूमि एवं जलाशयों के डायवर्जन के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने का भी मुख्यमंत्री ने विशेष महत्व दिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय यह अंतिम सलाहकार समिति की बैठक 4 दिसंबर 2023 को हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जिला प्रशासन को राजस्व संबंधी मामलों, विशेष रूप से भूमि का हस्तांतरण, रजिस्ट्रेशन, नामांतरण, कृषि भूमि और जलाशयों के डायवर्जन तथा आवंटित भूमि की बिक्री की अनुमति देने में सख्त और सतर्क कदम उठाने का निर्देश दिया। राजस्व प्रशासन को और मजबूत बनाने तथा सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश भी दिया है। पिछले 1 वर्ष में क्षेत्रीय स्तर पर राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि से कोई समझौता न किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि भूमि से जुड़ी किसी भी प्रकार के अवैध कार्य के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर 14, तहसीलदार के पद पर 164, जूनियर सर्वेयर के 10, अमीन के 29 और मुहरी के 37 पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमति दी गई है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक, अमीन, सिस्टम एनालिस्ट आदि के 200 से अधिक नए पदों के सृजन की प्रक्रिया भी चल रही है। पंजीकृत दस्तावेजों में उत्तराधिकार संबंधी जानकारी को अपलोड किया जाएगा ताकि संभावित खरीदार भूमि खरीदने से पहले उसकी मालिकाना स्थिति देख सके। हर भूमि प्लॉट की पहचान के लिए 14 अंकों वाला यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर आवंटित किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा प्रयुक्त ई जमीन, कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, त्रिपुरा वेब मैप, भूमि सेवा, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट सिस्टम जैसे 12 सॉफ्टवेयर की साइबर सिक्योरिटी ऑडिट की गई है ताकि भूमि मालिकों की जानकारी सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि यह सभी कदम राजस्व प्रशासन को सशक्त बनाने के साथ साथ कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और नागरिकों को सेवा देने में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। रविवार को एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ये जानकारी दी कि राज्य के दूर दराज क्षेत्रों सहित जिन स्थानों पर अब तक पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है, राज्य सरकार ने वहां नवाचारी योजनाओं के माध्यम से जल आपूर्ति का निर्णय लिया है। राज्य के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों सहित कई हिस्सों में अब तक पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। इस मुद्दे को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने इनोवेटिव आइडिया यानी नवाचारी योजनाएं अपनाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन योजनाओं में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था भी शामिल है। इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार ने भविष्य में 100% पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। Created under the leadership of our honorable Prime Minister, some innovative procedure we have adopted. So there we capture the rainwater harvesting. So that we have done. There are some streams in the high altitude area. Yeah, high altitude means in Pahar area. So there we are accumulating the water, and from there by pumping or other means we are trying to
reach out to the households, and I'm sure that because we have reached up to 87%, I'm sure in the coming days, in the coming years, we will complete 100%. That I can assure you. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन से पहले जल जीवन मिशन की प्रगति केवल 3% थी, लेकिन वर्तमान सरकार के समय 87% घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कुछ पहाड़ी और दूर-दराज क्षेत्रों में भूजल स्तर नहीं होने के कारण पेयजल की समस्या हो रही है। जल जीवन अर्थात जीवन जल ही जीवन। So in that context, I should say that we have started from the 3% household tap water. So from there now we have reached up to 87%. So there are some areas, particularly in hill areas, where the groundwater is not available. जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले राज्य के ग्रामीण इलाकों में केवल 24,502 परिवारों को नल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति हो रही थी, जो प्रतिशत के हिसाब से केवल 3.26% था। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में 6,12,152 परिवारों तक नल कनेक्शन के जरिए पेयजल पहुंचाया गया है, जो अब बढ़कर 81.54% हो चुका है। जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए त्रिपुरा को कई पुरस्कार भी मिले हैं। 5वें नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में धौलाई जिला को सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब प्राप्त हुआ। जल जीवन मिशन परियोजना के तहत राज्य में 2,813 डीप ट्यूबवेल की खुदाई की गई है, जिसमें से 2,353 डीप ट्यूबवेल चालू किए गए। इसके साथ 7,184 स्मॉल बोर डीप ट्यूबवेल, 296 इनोवेटिव योजनाएं, 4 सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 904 आयरन रिमूवल प्लांट इस सरकार के कार्यकाल में स्थापित किए गए हैं। राज्य में नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत 157 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NABL मान्यता प्राप्त 21 वाटर टेस्टिंग लैब्स भी कार्यरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। युवा कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी की संगठनात्मक बैठक रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में युवा कांग्रेस के जिला और ब्लॉक अध्यक्षकों ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्य में बढ़ते नशाखोरी के प्रकोप, नौकरी में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ विभिन्न आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किए गए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नीलकमल शाह ने बताया कि इन सभी मुद्दों को लेकर जल्द ही राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। সভাপতি এবং ব্লক সভাপতিদেরকে নিয়ে যুব কংগ্রেসের মিটিং, এই মিটিংয়ে আমরা আগামী দিনের যে আমাদের কর্মসূচি তা নির্ধারণ করছি এবং আপনারা দেখেছেন রাজ্যে চারিদিকে চাকরি বাতিল হচ্ছে, সুষ্ঠুভাবে চাকরি হচ্ছে না এবং পুরো রাজ্য নেশার মেঘে আবদ্ধ। সেই নেশা এবং চাকরি নিয়ে আমরা আবারও রাস্তায় ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস নামবে। কিছুদিনের মধ্যেই আপনারা তা দেখতে পাবেন এবং তা নিয়ে আমি আমার জেলার সভাপতিদেরকে এবং ব্লক সভাপতিদেরকে আজকে এই মিটিংয়ে ডেকেছি এবং এই নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है।
पिछले 2 वर्षों में अगरतला प्रेस क्लब की संचालन समिति ने पूर्ण विफलता का परिचय दिया है। ऐसा कहते हुए राज्य के कर्मरत पत्रकारों ने विरोध दर्ज किया। पिछले 2 वर्षों से अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष जयंत भट्टाचार्य और सचिव रमाकांत दे अपने पदों से चिपके हुए हैं, जिसको लेकर पत्रकारों ने तीव्र नाराजगी व्यक्त की। कर्मरत पत्रकारों का आरोप है कि इन 2 वर्षों में योग्य पत्रकारों को प्रेस क्लब की सदस्यता नहीं दी गई है। यहां तक कि पत्रकारों के लिए बनाए गए कैंटीन में प्रवेश और भोजन प्राप्त करने को लेकर भी जटिलताएं खड़ी की गई। বর্তমান যে কমিটি রয়েছে প্রেস ক্লাবের যিনি সভাপতি এবং যিনি সেক্রেটারি দায়িত্বে রয়েছেন, ওনাদেরকে দেখলে বোঝা যায় যে ওনারা প্রেস ক্লাবের কোনো রকম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো কিছু করেনি। কোনো রকম মেম্বারশিপ আমাদেরকে আজকে 2 বছর ধরে কোনো রকম মেম্বারশিপ দেওয়া হয়নি। প্রেস ক্লাবের মধ্যে খাওয়া নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কমপ্লেন সাংবাদিকদের, এ নিয়ে মানে একটা ওনাদের ফ্লেক্সের ব্যবসা আর বাড়ি করা নিয়ে ওনারা ব্যস্ত। এটা আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই এবং আমরা আশা রাখবো যে নতুন যেই কমিটি তৈরি হচ্ছে ওনারা আমাদের মেম্বারশিপও দেবেন এবং আগামী দিন প্রেস ক্লাবের ডেভেলপমেন্টের জন্য আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद सरकार से संबंधित विभिन्न फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग उठाई है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने। साथ ही INA सरकार से संबंधित फाइलों को भी देश की जनता के सामने लाने की मांग की गई है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इस मांग को लेकर आगामी 11 अप्रैल को संसद अभियान चलाएगा। त्रिपुरा राज्य कमेटी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है फॉरवर्ड ब्लॉक की। इसके अलावा इस संसद अभियान में महंगाई, बेरोजगारों के लिए रोजगार और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कार्रवाई की मांग रखी जाएगी। ऐसी जानकारी दी है फॉरवर्ड ब्लॉक के त्रिपुरा राज्य के नेतृत्व ने। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আগামী 11 এপ্রিল সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে সংসদ অভিযান হচ্ছে। এই সংসদ অভিযানের মূল দাবি হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজি যে সংক্রান্ত যেমন ফাইল, আজাদ হিন্দ সরকার INA সংক্রান্ত যে সমস্ত ফাইলগুলোকে প্রকাশ করা এবং তাকে মর্যাদা দেওয়া, তার উত্তরাধিকারী যারা তার মর্যাদা দেওয়া। এগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমিশন হয়েছে, কিন্তু দেখা যায় এগুলো এর কমিশন হওয়ার পরে সরকার এগুলো চাপা দিয়ে দিচ্ছে। সেই বিষয়গুলো প্রকাশ করার জন্য আমরা সংসদে প্রথম দাবি হচ্ছে এটা প্রকাশ করা, স্বাধীনতা সংগ্রামে যে এটা। আর দ্বিতীয়, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। इस भरोसे को कायम रखने के लिए हमें जमीनी स्तर तक और अधिक पहुंचना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भाजपा के 46वें स्थापना दिवस पर यह संदेश दिया। रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। देश भर के साथ साथ त्रिपुरा में भी इस दिन को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। अगरतला स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति लगातार बढ़ रहा है। इस विश्वास को कायम रखने के लिए हमें जमीनी स्तर तक और अधिक जुड़ना होगा। इसलिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे आम लोगों के साथ और भी घनिष्ठ संबंध बनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य में निवेशक आ रहे हैं। जब युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों इन 4 वर्गों का विकास होगा तभी देश और राज्य का समग्र विकास संभव है। আপনারা এর মধ্যে দেখেছেন যে আমরা যে ত্রিপুরার বাজেটে যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিক দিয়ে আমরা কিন্তু অনেক বেশি এবার অ্যামাউন্ট আমরা রেখেছি। কারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ না হয় তাহলে ইনভেস্টার্সও আসবে না। তো ইনভেস্টাররা এখন প্রচুর পরিমাণে ত্রিপুরাতে আসছে। আগে ইনভেস্টাররা আসতে খুব চিন্তা ভাবনা করতো। তো সেই জায়গায় এখন যেহেতু ত্রিপুরার এখন ল অ্যান্ড অর্ডারের দিক দিয়ে আমি সবসময় সব জায়গায় বলি যে ল অ্যান্ড অর্ডারের দিক দিয়ে আমরা 28টি রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক দিয়ে আমরা 3rd পজিশনে আছি। তো সব দিকে আমাদের এই পরিবেশ থাকাতে মানুষ বাইরের থেকে আসতে চাইছে, ইনভেস্টাররা আসতে চাইছে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেই হোক, এগ্রিকালচারের দিকেই হোক, আমাদের ইন্ডাস্ট্রির দিক দিয়ে হোক এবং সার্ভিসিং যে সার্ভিস সেক্টরেও আমরা কিন্তু কাজ করছি, সেইখানে এমফাসিস করছি।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন আমাদের ডেভেলপমেন্ট তখনই হবে যখন আমরা যুব সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আমরা চিন্তা করব, মহিলাদের সম্পর্কে আমরা চিন্তা করব, গরিবদের সম্পর্কে চিন্তা করব, কৃষকদের সম্পর্কে চিন্তা করব। এই চারটা আমাদের জাত, অন্য কোনো জাতপাত আমাদের নেই। এই চার জাতির যদি উন্নয়ন হয় তাহলে রাজ্য উন্নয়ন হবে, দেশ উন্নয়ন হবে। 2018 के चुनाव के बाद त्रिपुरा की राजनीति की परिभाषा बदल दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज विपक्ष दिशाहीन है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दिशा में ही कार्य कर रही है, ऐसा कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। त्रिपुरार যে রাজনৈতিক পরিভাষা সেটা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণে এখন পুরো পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন অন্যান্য পার্টিরা বুঝতে পারছেন আমরা কোন দিকে যাব এবং কোন দিকে গেলে আমাদের লাভ হবে, সেই লাভালাভের রাজনীতি করতে করতে এখন ওরা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টি এখন যেভাবে ঊর্ধ্বমুখী সব দিকে, সারা পৃথিবীর মধ্যে এখন সর্বশ্রেষ্ঠ পার্টি আমরা সবাই জানি, এবং সংখ্যাধিক্যের দিকেও আমরা সব দিক দিয়ে আমরা অনেক বেশি। আমাদের সেই পার্টির একজন আমরা সৈনিক হিসাবে আমরা নিজেরা আজকে বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন যেভাবে ভারত সরকার চালাচ্ছেন আমরাও সেই দিশায় কিন্তু। उल्लेखनीय है कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी। बाद में 1980 में जनसंघ के नेताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। तभी से पार्टी का सफर शुरू हुआ। वर्तमान में भाजपा और उसकी एनडीए सहयोगी पार्टियां देश के 19 राज्यों में सत्ता में है। इनमें शामिल है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, हरियाणा, गुजरात, गोवा, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सीपीआईएम के नए महासचिव के रूप में केरल के पूर्व मंत्री एमए बेबी को नियुक्त किया गया है। वहीं पॉलिट ब्यूरो से मानिक सरकार को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह जितेंद्र चौधरी को पॉलिट ब्यूरो में शामिल किया गया है। केरल सरकार के पूर्व मंत्री एमए बेबी को सीपीआईएम पार्टी का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। यह निर्णय सीपीआईएम की 24वीं मदुरई पार्टी कांग्रेस बैठक में लिया गया। सीताराम येचुरी के निधन के बाद से यह पद खाली था। सीपीआईएम की यह पार्टी कांग्रेस बैठक रविवार को तमिलनाडु के मदुरई में संपन्न हुई। इसी बैठक में पार्टी के अगले महासचिव के रूप में एमए बेबी का नाम को अंतिम रूप दिया गया। इस चुनाव के बाद सीपीएम का झुकाव और अधिक दक्षिण भारत की ओर हुआ है, क्योंकि वर्तमान में पूरे देश में केवल केरल में ही वामपंथी सरकार सत्ता में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेबी की नियुक्ति पार्टी की केरल लाइन को और मजबूत करती है। 70 वर्षीय एमए बेबी ने सीपीआईएम की छात्र शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई से सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद वे पार्टी की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े। 1986 से 1998 तक वे सीपीआईएम की ओर से राज्यसभा सांसद रहे। एमए बेबी के अलावा अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले का नाम भी महासचिव पद की दौड़ में था। सितंबर पिछले साल सीताराम येचुरी के निधन के बाद महासचिव का पद खाली हो गया था। उसके बाद से प्रकाश करात पार्टी के महासचिव का कार्यभार अस्थायी रूप से संभाल रहे थे। सीपीएम की उम्र सीमा नीति के चलते कई दशकों बाद प्रकाश करात और वृंदा करात को पार्टी से हटना पड़ा। पॉलिट ब्यूरो के 16 सदस्यों में से 11 ने एमए बेबी के नाम का समर्थन किया। वहीं उम्र सीमा के कारण इस बार की पार्टी कांग्रेस में पॉलिट ब्यूरो से 7 सदस्यों को हटाने की बात की थी। ये सदस्य थे प्रकाश करात, वृंदा करात, सुहासिनी अली, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार, बंगाल के सूर्यकांत मिश्रा और तमिलनाडु के जी रामकृष्णन। हालांकि पिनराई विजयन को पॉलिट ब्यूरो और केंद्रीय समिति में बरकरार रखा गया, जबकि बाकी 6 को हटा दिया गया। सूर्यकांत मिश्रा की जगह बंगाल से श्रीदीप भट्टाचार्य और मानिक सरकार की जगह त्रिपुरा राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी पॉलिट ब्यूरो में शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
बैंक से कर्ज लेकर खेत तैयार किया था, लेकिन साजिश का शिकार होकर बर्बाद हो गया एक किसान। आरोप है कि किसी ने जहरीली दवा डालकर किसान की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह घटना तेलियामुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर कृष्णपुर शुनादासपाड़ा इलाके की है। आरोप है कि रात के अंधेरे में जहरीली दवा डालकर करीब 8 गंडा जमीन की परवल खेती की सारी फसल को बर्बाद कर दिया गया। पीड़ित किसान अजीत विश्वास का कहना है कि उन्होंने बैंक से 30,000 रुपये कर्ज लेकर यह खेती तैयार की थी, लेकिन इस घटना की वजह से उन्हें लगभग 70 से 80,000 रुपये का नुकसान हुआ है। কারোর উপরে সন্দেহ সন্দেহ আছে, একজন লোক আছে সন্দেহ। নাম কি? তার নাম নিতাই নিতাই বিশ্বাস, নিতাই বিশ্বাস। একজন লোক আছে আর নাই দেন জলান জিকে আমার কইছে জোর হল কেটে আনছি। আমার রাগ করে আমার রাগ করলে আসেনি। আমি দাদা দেখেন আমার জিগেন আমি আসছি, আমি দাদা দেখেন কাম করছি না। এখানে কয়খানি ক্ষেত? আর 10 ঘন্টা। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।